फिर से आपके चैनल केशव ट्यूटोरियल में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोफार्मास्यूटिक्स चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। उसमें आज हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। व्हाट इज द टिश्यू परमेबिलिटी, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आप समझिए दोस्तों कि जैसे ही कि आपके ब्लड स्ट्रीम में आप जब एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे, अब क्या होगा, इनको आपके जो ब्लड वेसल का कैपिलरी होता है ना, ब्लड वेसल का जो कैपिलरी वॉल होता है, उस कैपिलरी वॉल को इसको पार करना होता है। तो ये ब्लड वेसल के कैपिलरी वॉल को पार करते हुए, ब्लड वेसल के कैपिलरी वॉल को पार करते हुए पहुंचते हैं ईसीएफ में। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ब्लड वेसल के बाहर और टिश्यू सेल के बाहर, यानी दोनों की बाउंड्री के बीच। यानी मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है दिस इज द सेल, ये हमारा क्या है, सेल। तो सेल वाला पोर्शन है, तो सेल की बाउंड्री के बाहर और ब्लड वेसल के बाहर जो बीच का एरिया है जहां पे फ्लूइड्स भरे होते हैं, जहां के लिक्विड्स होते हैं, जहां पे सेल जंक्शन होते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पहले ब्लड पहुंचा कहां, ड्रग पहुंचा ब्लड से कहां पहुंचा, ईसीएफ में, और ईसीएफ से अलग अलग छोटी छोटी कैपिलरीज की सहायता से, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग कैरियर बने होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और उसकी सहायता से ड्रग को सेल के अंदर ले आना, साइटोप्लाज्म में ले आना, या हम इसको कह सकते हैं आईसीएफ में ले आना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कह सकते हैं। तो सेल के अंदर आप ईसीएफ से, ठीक है, ईसीएफ से ड्रग्स को कैपिलरी, प्रोटीन या अलग अलग मैकेनिज्म की सहायता से आईसीएफ के अंदर, सेल के अंदर ड्रग को लाना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। उसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग from blood to ECF, and after the movement of ECF with the help of capillaries and protein and carriers, the movement of drug particle from ECF to the ICF inside the cell to particular tissue or receptor, this is called tissue permeability of the drug। यानी जितना ज्यादा ड्रग इस टिश्यू के अंदर जा सकता है, परमेबिलिटी मतलब होती है क्षमता, जाने की क्षमता, कि किसी भी ड्रग के सेल के अंदर आने की जो क्षमता है उसको टिश्यू परमेबिलिटी कहते हैं। तो एक पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं फिर से, the capacity of any drug particle to reach into the tissue, yet reach inside the tissue ICF from ECF, this is called tissue permeability। और हमें पता है कि जितना ज्यादा ड्रग परमेएबल होगा, जितना ज्यादा ड्रग अंदर जाएगा, उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। यानी हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा सेल है और इस सेल में पर्टिकुलर रिसेप्टर्स बने हुए हैं, दे आर द रिसेप्टर्स। और जितना ज्यादा ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जितना ज्यादा ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उतना ज्यादा ड्रग का एक्शन आने वाला है। तो टिश्यू परमेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा टिश्यू परमेबिलिटी होगी। मान लीजिए आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, ड्रग का 90% 100% एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो गया, लेकिन वो ईसीएफ को पार नहीं पहुंच नहीं पाया और ईसीएफ से ये आईसीएफ तक नहीं पहुंच पाया, पर्टिकुलर रिसेप्टर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, तो आपके ड्रग का एक्शन होना जरूरी नहीं है। ड्रग आपका पर्टिकुलर आपका एक्शन देगा ही नहीं, कम एक्शन देगा। यानी परमेबिलिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो परमेबिलिटी है ये चीजें किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा को ट्रांसपोर्टर्स हो गए, और तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। यहाँ पे जो बैरियर्स होते हैं, इस क्लास में हम बाकी पहले दो चीजें डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, पहला है कि टिश्यू परमेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो पहला पॉइंट है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो आप डालेंगे हेडिंग, द टिश्यू परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। पहला लिखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, नंबर बी को ट्रांसपोर्टर, और नंबर सी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो उसमें नंबर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टी में बेसिकली दो चीज पर डिपेंड करने वाला है, एक है लाइपोफिलिसिटी, ठीक है, हम इसको लाइपोफिलिसिटी कह सकते हैं, या नेचर ऑफ ड्रग कह सकते हैं, या पार्टीशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं, जो भी चाहे इसको यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज। तो अब हम दोनों पे डिपेंड करते हैं। देखिए आपको पता है कि लाइपोफिलिसिटी का मतलब क्या है, लिपिड का नेचर होना। और लाइपोफिलिसिटी किसी भी ड्रग की आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप पार्टीशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करके, किसी भी ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट निकाल करके उसकी लाइपोफिलिसिटी निकाल सकते हैं। ड्रग डिसॉल्व इन CH in oil
एंड CX इन वाटर, यानी वाटर में और ऑयल में इसका जो रेशियो है इसी से हम पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। सब निकालना आपने ऑलरेडी सीख चुका है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपने पढ़ा है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट से क्या होता है, अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई है तो ड्रग का नेचर लाइपोफिलिक होगा, और अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है तो ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक ड्रग और आयनिक ड्रग, ध्यान से समझिएगा, दो चीजें हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग और आयनिक ड्रग की टिश्यू परमेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, दोस्तों ये जो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं, और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन का बना होता है। तो जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड की दो लेयर है, और लिपिड क्या करता है, अपने लिपिड वाले मॉलिक्यूल को ही इंट्रैप करेगा, खींचेगा, वाटर वाले को दूर कर देगा। जैसे तेल और पानी मिलाना मुश्किल है, तेल और तेल मिलाना आसान है, तो क्योंकि ये भी ऑयली नेचर का। और अगर ड्रग जो ऑयली नेचर की आ रही है, इसको बहुत तेजी से परमेबल करेगा, खींच लेगा, यानी उसकी परमेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। और जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे उसको वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनकी परमेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम हो जाती है। तो हम इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं, डालिएगा हेडिंग नंबर 1 है लाइपोफिलिसिटी। तो इसमें लिखिएगा कि the permeability of lipophilic drug is always higher than the hydrophilic drug, because the cell membrane, the nature of cell membrane is the cell membrane is made up of the phospholipid bilayer, and it accept the lipophilic drug molecule very fastly. So the permeability for the lipophilic drug is very high than hydrophilic drug. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, the lipophilicity of any molecule can be decided on the basis of their calculation of partition coefficient. If the value of partition coefficient is high, then it means the nature of drug is more lipophilic, and if the value of partition coefficient is less, the drug is hydrophilic in nature. ठीक है, हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसान। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसी लाइपोफिलिसिटी में, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे लाइपोफिलिसिटी में आयनिक नॉन आयनिक। अगर आपका ड्रग आयनिक नेचर का है और ये नॉन आयनिक नेचर का है, अगर ड्रग आपका आयनिक नेचर का है तो इसकी परमेबिलिटी जो है टिश्यू की बहुत कम होगी या नहीं होगी, इसकी परमेबिलिटी जो है बहुत कम होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। और नॉन आयनिक ड्रग होते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी के होते हैं। अब फिर ये बात आती है कि आयनिक ड्रग का फिर कैसे करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी परमेबिलिटी कैसे होगी। तो आयनिक ड्रग की परमेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कैरियर आते हैं जो आयनिक नेचर के होते हैं, जो उसके साथ मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसी के साथ एक पेयर बनके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है और आसानी से जाके वहां पे बाइंड कर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि if the ionic nature of drug is also decides their permeability. Non-ionic drug or neutral drug molecule are always better absorbed and their permeability is high, but the ionic drug molecule have the slowest permeability. इतना पॉइंट आपको लिखना है, परमेबिलिटी में आपका काम इतना चल जाएगा। फिर आप डालेंगे नंबर बी हेडिंग मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर कुछ सेल स्पोर्स होते हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें भी कुछ पोर्स होते हैं। तो उस पोर की सहायता से अगर 50 डाल्टन से पार्टिकल साइज आपका कम है, पार्टिकल साइज अगर आपका 50 डाल्टन से कम है, तो वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, परमेबिलिटी कर जाएंगे, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो चाहे वो लाइपोफिलिक हो, क्योंकि उसमें इतना पार्टिकल साइज छोटा है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि क्या है। तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा दोस्तों, उतना ज्यादा बेटर ड्रग का परमेबिलिटी होगी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो हम इस पे लिख सकते हैं आसानी से कि द मॉलिक्यूलर साइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर द परमेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग। if the molecular size is small, then the drug can easily pass from the pores, either they are hydrophilic or they are lipophilic, so the permeability is high. As well as the molecular size increase from the 50 Dalton, their permeability rate will be slow. ये बस ये दो पॉइंट आप यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पॉइंट में कि नंबर बी में को ट्रांसपोर्टर की बात करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर बी, इसका जो फैक्टर है दिस इज कॉल्ड ड्रग ट्रांसपोर्टर्स। ये ड्रग ट्रांसपोर्टर्स क्या होता है? ट्रांसपोर्टर आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस, अभी तो ऑफिस नहीं जाते बच्चे हो तुम लोग, कॉलेज जा रहे हो अपने घर से, तो आपके पास कई तरीके होंगे, या तो आप साइकिल से जाओगे या बाइक से जाओगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे, ऑटो है, बस है
है ना। तो अलग अलग तरीके से आप वहां तक पहुंचते हैं। तो जो आपके रास्ते में जो आपने साइकिल, बाइक, बस, ऑटो इस्तेमाल किया या लिफ्ट लेकर आप गए, दिस दे आर द ट्रांसपोर्टर्स, जिसकी हेल्प से आप अपने पर्टिकुलर साइट तक पहुंचे जहां आप जाना चाहते थे। ध्यान से, जहां आप जाना चाहते थे। क्योंकि ड्रग जब हमारे पहुंचती है टिश्यू के अंदर तो वहां पे उसको कई प्रकार के रिसेप्टर मिलते हैं, लेकिन ड्रग सभी रिसेप्टर्स तो बाइंड नहीं करेगा, वो उसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा जिस पे वो बाइंड करना चाहता है। यानी लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से अगर हम आपसे बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ड्रग जो है वो ईसीएफ में आ गया है। अब ईसीएफ से उसको इस सेल को पार करके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करना है। तो ये क्या करेगा, यहां तक आ गया पार करके। अब इसको मान लीजिए कि इस वाले को इस रिसेप्टर से बाइंड करना है, इससे नहीं करना है, ठीक है। या हम इसको अलग तरीके से समझा देते हैं दोस्तों। जैसे एक ड्रग का नेचर ये है, एक ये है, और एक हमने मान लिया कि कोई ड्रग है वो ये है, और हमारे पास जो रिसेप्टर है वो भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि जो ड्रग का नेचर है वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये वाला ड्रग इस रिसेप्टर में फिट आएगा, देखिए मैच करिए, ये वाला ड्रग इस रिसेप्टर में फिट आएगा और ये वाला ड्रग इस रिसेप्टर में फिट आएगा, क्योंकि इसका लॉक एंड की मॉडल सबसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अब ये वाला रिसेप्टर इससे बाइंड नहीं करेगा, ये वाला इससे नहीं बाइंड करेगा, ये वाला इससे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये जो ड्रग है अपने टारगेट रिसेप्टर पे, जो उसका पर्टिकुलर टारगेट रिसेप्टर है, वहां तक जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, और जो सपोर्ट है वही ड्रग ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, आपने कभी देखा होगा, जो आपने रिसेप्टर का स्टडी पढ़ते होंगे, जब भी आप कोई रिसेप्टर की स्टडी करते हैं, आप देखते हैं उसमें ढेर सारे इस तरह से पंप बने होते हैं। अक्सर देखते हैं किसी में से सोडियम आ रहा है, पोटेशियम जा रहा है, किसी से कैल्शियम आयन जा रहा है, किसी से कुछ आ रहा है, आप देखते हैं क्लोराइड आयन जा रहा है। आपने सभी प्रकार के रिसेप्टर में फार्माकोलॉजी में इस तरह से पंप देखे होंगे। जी हाँ, ये पंप भी एक आपके ट्रांसपोर्टर हैं जो पर्टिकुलर रिसेप्टर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे ड्रग ट्रांसपोर्टर को, कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, व्हेन ड्रग रीच इनटू द ईसीएफ, एंड आफ्टर ईसीएफ व्हेन द गोज इनसाइड द सेल एंड रीच इनटू द टारगेट रिसेप्टर्स, ठीक है, रीच इनटू द टारगेट रिसेप्टर, देन दे नीड अ सपोर्टर व्हिच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर ड्रग टू देयर टारगेट रिसेप्टर्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। these transporters may be proteins or any enzyme or any kind of pump which helps in the movement of drug molecule, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दोस्तों, इन ट्रांसपोर्टर्स को हम अलग 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसके नेचर के हिसाब से। एक होते हैं इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर और दूसरे होते हैं इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, आई एन इनफ्लक्स, आई ई एफ एफ इफ्लक्स। तो इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर और इफ्लक्स दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है जो ट्रांसपोर्टर तेजी से ले जाते हैं और ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी एक्सेलरेट करते हैं ड्रग का रिसेप्टर से बाइंडिंग, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेलरेट करते हैं। और दूसरे होते हैं इफ्लक्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर को स्लो करते हैं, यानी कोई ड्रग बहुत तेजी से बाइंड कर रही थी उसको थोड़ा सा स्लो करेगा, उसको घुमा फिरा के वहां तक पहुंचाएगा। इसका एग्जांपल समझिए, कभी आप इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए हैं? अगर आप इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए होंगे तो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर यहाँ साइड पे हैं और आपको इस मंदिर तक पहुंचना है, या गंगा जी के यहाँ घाट तक आपको पहुंचना है, तो सीधा सा रास्ता भैया ये है कि आप तुरंत पहुंच गए। अगर मैं आपको ये रास्ता पकड़ा दूंगा आप तुरंत पहुंच जाएंगे, दिस इज कॉल्ड इनफ्लक्स। लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है मेले वेले में, तो सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है, ढेर सारे बैरिकेडिंग लगा देती है और आपको ऐसे 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 घुमा के यहाँ ले जाती है। यानी जो रास्ता आप तय करते हैं 5 मिनट में, अब आपको आधे घंटे टहलाता रहेगा। क्यों टहलाता है? ताकि मेले में भीड़ को कंट्रोल कर सके, घाट पे एक साथ लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जब आधा घंटा में कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा तो जो यहाँ पहले से नहा रहा था वो आधे घंटे में नहा के निकल जाएगा और यहाँ पे भीड़ कंट्रोल हो जाएगी। इसका एग्जांपल समझिए। दूसरा इन्फ्लक्स का काम यही है, ये रेट को, ट्रांसपोर्टर तो है लेकिन उस ड्रग को पर्टिकुलर रिसेप्टर तक पहुंचने की स्पीड को स्लो कर देता है। अब आप बताइए, जो स्लो कर रहा है वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? अब आप कहेंगे फालतू नुकसान कर रहा है, ड्रग का एक्शन देर से आएगा, लेकिन नहीं, ये फायदा तो है ना। भले पब्लिक टहल रही है लेकिन यहाँ पे भीड़ नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से जब हमें किसी ड्रग का एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है, किसी ड्रग को हमको सस्टेन रिलीज बनाना है या बहुत उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को 6 घंटे से बढ़ा के 20 घंटे करना, 24 घंटे करना है, तो हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर ऐसा हो जो रेट को स्लो करे ताकि ड्रग धीरे धीरे पहुंचे,
धीरे धीरे बाइंड करे, धीरे धीरे एक्शन दे और ड्रग का एक्शन लंबे समय तक बना रहे। यानी इनफ्लक्स भी जरूरी है और एफ्लक्स भी जरूरी है। दोनों क्या करते हैं, आपके ब्लड में ड्रग के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ट्रांसपोर्टर इज ऑफ टू टाइप्स, इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर एंड इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। पहला पॉइंट लिखेंगे, इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर आर दोस ट्रांसपोर्टर व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, and the second efflux transporter are those transporter which decrease or retard the rate of distribution, and both influx and efflux transporter are very important for regulating the availability of drug in blood। ठीक है, ये इतना पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर्स दो प्रकार के होते हैं उनके नेचर के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें। ठीक है, ये तो हो गया उसके फंक्शन के आधार पर। अब उसका जो नेचर है, उसका जो अपना पर्टिकुलर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस से देखा जाए तो जो हमारे मेजर अपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो दो होते हैं, SLC SLCO। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट के लिए, SLC और SLCO। SLC का मतलब होता है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर और दूसरे होते हैं SLCO सोल्यूट कैरियर ऑर्गेनिक एनायंस ट्रांसपोर्टर। ठीक है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक एनायंस की बात हो रही है, एक न्यूट्रल की बात हो रही है, तो अलग अलग बेसिस पे होते हैं। और ये जो दोनों आपके पास एज इट इज नाम लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। और सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर और SLC और SLCO दोनों भी सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर की तरह काम करते हैं। ये सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, लेकिन दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा, एनर्जी, इसलिए दोनों एटीपी पर डिपेंड होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में इस तरह बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बोथ SLC एंड SLCO ट्रांसपोर्टर्स रिक्वायर एटीपी फॉर देयर फंक्शनिंग एंड दे बिहेव एज बोथ सिम पोर्टर एंड एंटी पोर्टर। ओके, यहां तक पॉइंट आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, फिर से रिपीट कर दो, अलग अलग टाइप हो गई, ये फंक्शन के आधार पर हो गया, ये केमिकल नेचर के आधार पर। अब हम यहां बात करते हैं किस तरह से काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर और दूसरा एक्टिव। जिससे आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव में क्या होता है, चाहिए होती है एनर्जी, कंसंट्रेशन रेट के अगेंस्ट जाना होता है, यानी हाई से लो नहीं, लो से हाई। भाई अगर हाई से लो जाना है तो अपने आप चला जाएगा, इसे बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, या इसी को हम कह सकते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर। यानी इसमें एक बात आपको लिखनी है कि इसमें आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमेशा मूवमेंट कहां होगा, हाई से लो की ओर अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डालिए पहला पॉइंट फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टर, इसमें आप क्या लिखेंगे कि दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर रिक्वायर नो एटीपी एंड नो एनर्जी फॉर देयर ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव मींस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कहां चाहिए, जहां पे कुछ हमको अलग करना है। ठीक है, मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, यानी लो से हाई की ओर जाना है। इसमें क्या लिख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स आर दो ट्रांसपोर्टर्स व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी बिकॉज़ दे वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, आयन पंप, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स और को ट्रांसपोर्टर्स। एक बार इसको एक ही लाइन समझ लेते हैं। आयन पंप्स मैंने जो बताया कि जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो आयंस पाए जाते हैं। अब ये आयन पंप क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, सुना है इसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप या प्रोटॉन पंप, ये सब एग्जांपल देख लीजिएगा, या सोडियम आयन पंप, क्लोराइड आयन पंप, पोटेशियम आयन पंप। ये जो पंप है जिसकी सहायता से आयंस मूवमेंट करते हैं रिसेप्टर पे, दिस इज कॉल्ड आयन पंप। इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, लेकिन सेकेंडरी का मतलब क्या है, कुछ अलग तरह का है। इसमें एटीपी नहीं चाहिए होता, इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल करंट, हम अपने शरीर में इलेक्ट्रिकल करंट कहां चलाएंगे भाई, किसी को करंट छुआ देंगे क्या, नहीं। आप सुने हैं हमारे जो न्यूरॉन्स हैं कैसे मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं 0.2 मिली वोल्ट का, 0.75 मिली वोल्ट का। तो जो ये बेसिकली किसके लिए है, न्यूरॉन्स के लिए। जो हमारे ब्रेन में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो किसके थ्रू होता है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होता है, क्योंकि सबसे एटीपी नहीं चाहिए होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से इलेक्ट्रोवोल्टिक करंट चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे हम। एंड को ट्रांसपोर्टर, मैंने बताया को ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल साथ साथ में जाते हैं, यानी दो आयन एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। अगर अकेला आयन मूवमेंट कर रहा है तो आयन पंप, और दो आयन एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो इसे कहते हैं को ट्रांसपोर्टर। इसको समझिए कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था ना, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर, उसको देख लेते हैं। तो को ट्रांसपोर्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए कोई पंप है और उस पंप से
दो आयन एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम आयन और यहां से हमने मान लिया कि पोटेशियम आयन। तो अब सोडियम और पोटेशियम आयन दो साथ मूवमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर। अगर दोनों आयन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी या तो बाहर दोनों साथ साथ जा रहे हैं या दोनों अंदर साथ साथ आ रहे हैं, अगर दोनों आयन का डायरेक्शन सेम है, दिस इज कॉल्ड सिम पोर्टर। दूसरा तो समझ ही नहीं होगी, इतने होशियार तो है ही हो तुम लोग। यानी दूसरा क्या, जस्ट अपोजिट, अगर एक अंदर की तरफ आ रहा है तो दूसरा कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एंटी पोर्टर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये सिम पोर्टर हो गया और एंटी पोर्टर हो गया दोस्तों। ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर लिया। इसका तीसरा फैक्टर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी क्लास लगेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। थैंक यू सो मच।